वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 3 जुलाई 2020। तो आइए देख लेते हैं आज की करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 3 इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपसे पूछा गया है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एक प्रकार का मैमल है जो कि गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क में पाया जाने वाला एक फ्लैगशिप एनिमल है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एकमात्र स्ट्रिक्टली हर्बिवरस मरीन एनिमल है। मतलब हो सकता है कि कुछ लोग और भी जो शाकाहार है उसका इस्तेमाल करते हो, कुछ और भी जानवर, लेकिन ये स्ट्रिक्टली हर्बिवर्स है। तीसरा ये कि ये इंडियन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के वार्म लैटिट्यूड्स में पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ब्लैक फुटेड पौआ जो कि सीप की आकृति में पाया जाने वाला एक जीव है, डुगोंग, पिग्मी एंजलफिश छोटे आकृति की एक मछली होती है, मैनेटीज जो कि सी काऊ की एक प्रजाति है। तो बताइए सही जवाब क्या है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो सही जवाब है वो है डुगोंग। इस पर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुकी है और ये पॉइंट वहाँ पर रखा गया था कि एक हर्बिवर्स मरीन एनिमल है। तो डुगोंग इज़ द करेक्ट आंसर। ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज देखिए डुगोंग को कॉमनली सी काऊ के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड डुगोंग डे पर यह ऑब्जर्व किया गया एक्सपर्ट्स के माध्यम से कि इनके सर्वाइवल के लिए जो सिचुएशंस हैं वो दिन ब दिन खराब हो रही हैं। डुगोंग एक प्रकार का मैमल होता है जो कि बच्चे पैदा करता है और दूध भी पिलाता है। ये अंडे नहीं देते। ये एक फ्लैगशिप एनिमल है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क का। स्ट्रिक्टली हर्बिवर्स होते हैं। ये वार्म लैटिट्यूड में पाए जाते हैं इंडियन वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के। ये एक अभी देखिए 200 डुगोंग की प्रजाति गल्फ ऑफ मन्नार और तमिलनाडु के रीजन में पाई जाती है। कंजर्वेशन स्टेटस आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में शेड्यूल 1 में है और साइट्स में इनके ट्रेड को स्ट्रिक्टली बैन किया गया है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इनको ग्रांट किया गया है। जो अगला क्वेश्चन है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में है। आपसे पूछा गया है कि एक प्रकार का मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, इसे कौन ऑपरेट करता है। G20 नेशंस, वर्ल्ड बैंक, सार्क नेशंस, ब्रिक्स स्टेट्स। काफ़ी सिंपल सा फैक्ट है, अगर आपने पढ़ा होगा तो अभी तक आप जवाब भी सोच चुके होंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। ब्रिक्स स्टेट्स के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक को ऑपरेट किया जाता है। हाल ही में जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वहाँ पर उन्होंने अपने आप को पार्टिसिपेट करवाया। ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो कि ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, इनके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। 2014 में जो 6th ब्रिक्स समिट हुई थी फोर्टलेजा ब्राज़ील में, वहीं पर इसे फाउंड किया गया। जो कैपिटल है, इनिशियल कैपिटल जिससे इसे बनाया गया, दैट इज़ $100 बिलियन। पर्पज़ ये था कि फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल कोऑपरेशन इन सभी देशों के बीच में हो जो इमर्जिंग मार्केट हैं। हेडक्वार्टर इसका संघाई में है, चाइना में। यहाँ पर हर देश को एक वोट मिला हुआ है और किसी को भी वीटो पावर नहीं है। 2018 में एनडीबी को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेटस भी ग्रांट किया गया। अगला क्वेश्चन कोलैब कैड के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक प्रकार का कोलैबोरेटिव नेटवर्क है जो कंप्यूटर इनेबल्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम है। इसके माध्यम से हम एक टोटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे हमें 2D ड्राफ्टिंग करनी हो या फिर 3D प्रोडक्ट डिज़ाइन करना हो। मतलब किसी प्रोडक्ट की हमें डिज़ाइनिंग करनी है 3D में, तो वो भी हम कर सकते हैं। दूसरा ये बोलता है कि इसे जॉइंटली लॉन्च किया गया है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के माध्यम से। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने कोलैब कैड के बारे में पढ़ा है तो आप जानते होंगे ये दो के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर का। अच्छा सा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो अटल टिंकरिंग लैब्स के स्टूडेंट्स हैं वो 3D डिज़ाइंस को ना केवल मॉडिफाई कर पाएंगे बल्कि उसे क्रिएट भी कर पाएंगे। वो उन्हें प्रॉपर डेटा प्रोवाइड करवा देगा। उस डेटा की मदद से वो किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अटल टिंकरिंग लैब को, जिससे जो भी स्कूल 5000 स्कूल्स इससे अटैच्ड हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। जो अगला क्वेश्चन है वो इंडिया की फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर मैमल्स के बारे में है। आपसे पूछा गया है कि इसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने सेट किया या प्लानिंग कर रहे हैं बनाने की। आपके पास ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड। तो बताइए कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने
यह ऑब्जर्वेटरी बनाने का प्लान किया है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता है तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि किसी स्टेट के नाम से तो अंदाज़ा नहीं लगेगा कि ऑब्जर्वेटरी कहाँ बन रही है। बिहार इज़ द करेक्ट आंसर। बिहार में ये ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है। देखिए, जो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है भागलपुर में, वहीं पर इस ऑब्जर्वेटरी को बनाया जा रहा है। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कुछ ऐसा होगा कि इससे इको टूरिज्म बढ़ेगा। जैसे कि ये जो बिल्डिंग होगी ऑब्जर्वेटरी की, वो ग्लास से बनाई जाएगी जो ट्रांसपेरेंट होगा, तो लोग वहाँ से जाके डॉल्फिन्स को देख पाएंगे और इससे डॉल्फिन्स को कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि हम उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाएंगे और ना ही रिवर की इकोलॉजी पर इससे कोई नुकसान होगा। एक और ऑब्जर्वेटरी बनाने का भी प्लान चल रहा है। गंगा रिवर और पुनपुन रिवर का जो कन्फ्लुएंस रीजन है वहाँ पर, फतुहा में, पटना में। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो काला पानी के बारे में है। हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में रहा। नेपाल इस लोकेशन को क्लेम कर रहा है, उन्होंने अपनी नए मैप में इसे इंक्लूड किया, जिसके बाद इंडिया ने सख्त आपत्ति भी जताई। स्टेटमेंट यहाँ पर यह है कि काला पानी एक वैली है जिसे इंडिया के द्वारा उत्तराखंड के पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्टर किया जाता है। दूसरा यह है कि जो काली रिवर है वो काला पानी रीजन को डिमार्केट करती है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? काला पानी रीजन का विवाद अगर आपने पढ़ा है जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा, तो आप इसका जवाब सोच चुके होंगे। यहाँ पर दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ पर जो काला पानी का रीजन है वो उत्तराखंड में आता है और इंडिया के पास है, इंडिया के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। नेपाल ने अभी अपने नए मैप के जरिए इसे क्लेम किया, जिसके बाद विवाद भी हुआ, इंडिया ने इस पर आपत्ति भी जताई। काली रिवर जो है वो डिमार्केट करती है बॉर्डर इंडिया और नेपाल के बीच की। हाल ही में न्यूज़ में क्यों रहा, ये तो बहुत हाई फाई डिस्प्यूट है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। काली रिवर को शारदा रिवर भी कहा जाता है, काली गंगा भी कहा जाता है उत्तराखंड में। ये घाघरा रिवर में आके मिलती है उत्तर प्रदेश में, जो कि गंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। जो काला पानी वैली है वो पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में आती है, जो कि कैलाश मानसरोवर के रास्ते में आता है। जो काली रिवर है वो काला पानी रीजन को डिमार्केट करती है इंडिया और नेपाल के बीच में। ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में एंग्लो नेपालीज वॉर के दौरान, जहां पर काली रिवर को नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री इंडिया के साथ बताया गया था। इंडिया के मुताबिक ये जो हिस्टोरिक काला पानी रीजन है ये उत्तराखंड का हिस्सा है। रीजन आप इस मैप में देख सकते हैं, ये काला पानी आपको दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन वीर सावरकर जी के बारे में है। आपसे पूछा गया है कि ये कौन सी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन था जो उनके द्वारा फाउंड किया गया था। इसी नेचर के प्रश्न हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज से पूछे भी जाते हैं। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, साइंटिफिक सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी, सार्वजनिक सभा मॉडर्न इंडिया का पार्ट होगा, लेकिन अगर कोई पर्सनालिटी न्यूज़ में है तो उनके स्टैटिक पार्ट को भी आपको कवर करना होगा। सही जवाब सी है, अभिनव भारत सोसाइटी को उनके द्वारा फाउंड किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस फाउंड किए थे, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उन्होंने एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम मित्र मेला था। वो फॉरेन गुड्स को अपोज करते थे और स्वदेशी को प्रोपोगेट करते थे। 1905 में उन्होंने, जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो बहुत सारे जो विदेशी कपड़े थे उनको जलाया। ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीफ को डिसअप्रूव करते थे। इन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी रत्नगिरी में काम किया था। हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहे 1937 से 43 के बीच में, और अभिनव भारत सोसाइटी को फाउंड किया पुणे में। बाद में इन्होंने तिलक जी की स्वराज पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया था। फ्री इंडिया सोसाइटी को भी इन्हीं के द्वारा फाउंड किया गया था, और ये ऐसा मानते थे कि हमें हथियार उठाकर ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा देना चाहिए। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ के बेसिस पे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अबाउट द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, ये इंडियन 57 पर लिखी गई एक 1857 पर लिखी गई एक किताब थी जिसे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने बैन कर दिया था। अगला क्वेश्चन चारू मिजल्स के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक प्रकार की इन्वेजिव स्पीसीज है जो कि आर्कटिक रीजन और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में रहती है। दूसरा ये कहता है कि इसके पास काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस को टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी है। दैट्स वाई ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुद को अच्छी तरीके से उस एटमॉस्फेयर में ढाल लेते हैं। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने जवाब सोच लिया है तो बात करते हैं। अगर आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि चारू मिजल्स एक प्रकार की इन्वेजिव स्पीसीज है, जैसा कि पहले स्टेटमेंट में कहा गया है, तो दूसरा स्टेटमेंट अपने आप सही हो जाएगा। तो ये तो आसानी से गेस कर सकते हैं, जो भी इन्वेजिव स्पीसीज होती हैं उनके पास वाइड वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस सहने की क्षमता होती है, तभी तो वो इन्वेजिव होती हैं, तभी तो दूसरे जीवों को या फिर पौधों को खतरा पहुंचाते हैं वो। लेकिन यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज ये आर्कटिक रीजन या फिर यूरोपियन कंट्रीज से नहीं है। ये जो चारू मिजल्स है, रेदर ये नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिकन रीजन से इंडिया में आई। जब ये एक अभी साइक्लोन ओखी आया था 2017 में, तो उसी के माध्यम से ये केरला के बैकवाटर्स में एंट्री कर गए, और जो
अस्थमोड़ी लेक है जो कि रामसार साइट है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया। वहां पर जो भी जीव थे, ये ब्लैक एंड ब्राउन कलर से में हो सकता है, पर्पल या डार्क ग्रीन भी हो सकता है। वैसे तो ये एडिबल होते हैं, एक प्रकार का एक सी आप ऑर्गेनिज्म इसको बोल सकते हैं, सी ऑर्गेनिज्म है, ये एडिबल है, इसे खाया जा सकता है। लेकिन इकोनॉमिक लॉस इनका बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इनको पकड़ के भोजन के तौर पे इस्तेमाल करने में जो फ़ायदा है उससे ज़्यादा नुकसान ये हमारे इन्वायरमेंट को पहुंचा देते हैं। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वो ध्रुव चिप के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक होम ग्रोन रिसीवर चिप है जिसे आईआईटी बॉम्बे के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका इस्तेमाल नेविगेशन डिवाइसेस में किया जा सकता है लोकेशन और रूट को आइडेंटिफाई करने के लिए कंट्री में। ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा फंड किया गया और साइंस फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इसकी नोडल एजेंसी है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अब देखिए, चिप है तो आईआईटी बॉम्बे बना सकती है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम से कम ये चिप तो बना ही सकते हैं ना। और अगर चिप है तो नेविगेशन डिवाइस में इस्तेमाल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को तो आप गेस कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग है तो। जब भी आपके सामने कोई मिनिस्ट्री आए तो आप एक अंदाज़ा लगाइए कि क्या इसके अलावा कोई और मिनिस्ट्री हो सकती है। जैसे अब चिप है तो साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री इसको फंड कर सकती है। क्या आपको ऐसा लग रहा है इसमें कोई दिक्कत लग रही है क्या? हाँ, दिक्कत है। क्या कोई और मिनिस्ट्री है जो चिप के काम को फंड करने के लिए आगे आ सकती हो? हाँ, तो चिप का जो काम है अगर आप देखें तो वो आईटी मिनिस्ट्री की ज़्यादा क्लोज है। तो यहाँ पर साइंस एंड टेक के अलावा आईटी मिनिस्ट्री भी हो सकती है। हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी कोई मिनिस्ट्री आए तो सोचिए कि इसके अलावा क्या कोई और मिनिस्ट्री इस चीज़ के ज़्यादा क्लोज है क्या? तो हाँ, आईटी मिनिस्ट्री इसके ज़्यादा क्लोज है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये गलत है क्योंकि इसे आईटी मिनिस्ट्री फंड करती है। तीसरा सही है, सही जवाब आपको सी मिलेगा 1 और 3। और वही बात है क्योंकि इसे मेटी ने फंड किया है, ना कि साइंस एंड टेक ने। स्मार्टफोन एंड नेविगेशन डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा सैटेलाइट सिस्टम है नाविक और जो जीपीएस बेस्ड सैटेलाइट सिस्टम है, ये दोनों के सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग चिप है, वीक सिग्नल्स को भी हैंडल कर सकता है। हम डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। नाविक हमारा जियो पोजिशनिंग सिस्टम है जिसमें 9 सैटेलाइट्स हैं, इसरो के द्वारा इसे तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी पर है, मैपिंग के पार्ट में अफ्रीका की लोकल विंड्स पर। आपसे पूछा गया है कि कौन सी लोकल विंड को डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर। सिरोक्को, सोलानो, खमशिन और हरमट्टन आपके ऑप्शंस हैं। अपना सही जवाब बताइए। आपने लोकल विंड्स पढ़ा होगा तो ये तो आपने ज़रूर ही पढ़ा होगा, आसान प्रश्न है आपके लिए। हरमट्टन इज द करेक्ट आंसर। हरमट्टन देखिए, इसे डॉक्टर विंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कोस्टल रीजन है यहाँ पर वार्म एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है जिसकी वजह से काफ़ी बीमारी फैलती है। ये सहारा के रीजन से आती है तो ये ड्राई विंड होती है और जब ये यहाँ पर आती है तो जो ह्यूमिडिटी है उसको समाप्त कर देती है, जिसकी वजह से जो बीमारियाँ फैल रही होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। तो हेल्थ के हिसाब से ये काफ़ी फायदेमंद होता है, दैट्स वाई इसे डॉक्टर विंड कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा ये जो लोकल विंड है अफ्रीका में वो ब्लड रेन कॉज करता है। आपके ऑप्शंस हैं सिरोक्को, बर्ग, हबूब और खमशिन। तो सही ऑप्शन चूज करिए। सिरोक्को, बर्ग, हबूब एंड खमशिन में से आपने सही जवाब अगर चूज कर लिया है तो इसका जो सही जवाब है दैट इज सिरोक्को। सिरोक्को की लोकेशन देखिए, ये यहाँ से फ्लो करती है। अब इसे इस नाम से यानी कि ब्लड रेन ये क्यों कॉज करती है मैं बता देता हूँ। ये सहारा के रीजन से फ्लो करती है तो सहारा से ये रेड डस्ट उठाती है और उसके बाद ये मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करती है जो कि यहाँ पर है और जहाँ से ये मॉइस्चर उठाती है। तो मॉइस्चर और रेड डस्ट ये आपस में मिल जाते हैं और जब ये इटली के सदर्न पार्ट में पहुँचती है तो वहाँ पर पानी के साथ जो डस्ट मिलके गिरता है वो लाल कलर के खून की तरह लगता है, दैट्स वाई इसे ब्लड रेन कॉज करने वाली लोकल विंड कहा जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर हरमट्टन है, ये खमशिन है, यहाँ पे हबूब है, यहाँ पर बर्ग है, वो आपने पढ़ा ही होगा। कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं ओनली आईएएस पे। आप डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम अवेल कर सकते हैं, टारगेटेड तैयारी होती है इस कोर्स में, डिटेल्स आप इसकी अवेल कर सकते हैं। PSIR सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी अवेलेबल है और स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो ये लॉन्च होने वाली है, आप इसे भी अवेल कर सकते हैं। बाकी किसी डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए होपफुली आपको उनसे हेल्प मिली होगी। जो हमारा मैपिंग का पार्ट है कल का, उसमें आपको अफ्रीका की लेक्स तैयार करनी है। सारी लेक्स देख लीजिएगा, उन पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।